नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर। 2024 के महासमर में आज हम बात करेंगे उन विषयों पर जो चुनाव में अमूमन नहीं सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार कुछ तो खामियां रहीं, कुछ तो चीज़ें हुई जो लगातार हमें सुनने को मिल रही है। कहीं पर पानी के बताशे को लेकर गोली चला दी जा रही है, कहीं पर एक गाड़ी पर सवार व्यक्ति रौब झाड़ दे रहा है, कहीं पर 20 रुपए के लिए हत्या हो जा रही है, तो कहीं पूर्व आईएएस के घर लूट के बाद हत्या करके शव को फंदे से टांग दिया जा रहा है। यही नहीं, मुरादाबाद, वहाँ पर भी 2 बच्चों को मार दिया गया। मेरठ, वहाँ पर भी एक हिस्ट्री शीटर था, उसको लोग आकर गोली मारकर चले गए, उसकी हत्या हो जाती है। अपराधी था, लेकिन हत्या होना एक बड़ा सवाल है। और आज हम बात भी इसी पे करेंगे कि जब पुलिस प्रशासन पूरे इलेक्शन में इतना ज़्यादा सख्ती दिखाता है, अपराधियों को जब वो जिला बदर कर देता है, एक साथ 16 की कार्रवाई होती है और टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स को बाकायदा निगरानी की जाती है, पुलिस हर चौराहे पर खड़ी होती है, हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करती है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी राइफलें, पिस्टल, ये सब मिल कहाँ से रही हैं? आज बात इसी पर करेंगे। अपराधी बेलगाम कैसे बचे जान। सवाल ये उठता है कि भाई, और ये तो सिर्फ वो चीज़ें हैं जो हाईलाइट हो गई। जौनपुर में आज से 2 हफ्ते पहले, यानी 14 दिन पूर्व, एक पत्रकार थे, आशुतोष श्रीवास्तव नाम था उनका, उनको बदमाश मुंबई में बैठा खनन माफिया गोलियों से मरवा देता है। उससे पहले भी कई पत्रकारों पर हमले होते हैं। बस्ती में भी कल एक पत्रकार पर हमला हुआ, सुनवाई कोई नहीं है। पुलिस के पास अगर कोई पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके की, उनको भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। अधिकारी गश्त कर रहे हैं, अधिकारी समझा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कुछ भी आपको दिखे आप फोटो खींच के भेज दीजिए। कार्रवाई क्या हो रही है? आज ही मैं देख रहा था कि एक जगह पर इरफान सोलंकी की पेशी थी और वहां पर 500 पुलिस वाले तैनात थे और मीडिया को उनका काम करने से ही रोका जा रहा था। और ऐसा सिर्फ एक वाकया नहीं है। हम रैली और जनसभाओं को मान सकते हैं कि भाई वहां पुलिस पर लोड होता है, तो ये 20 रुपए के लिए बागपत में जो हत्या हुई उसको लेकर लोग क्या कहेंगे? जहां पर एक चाचा ने अपने भतीजे को मार दिया, उस जगह क्या कहेंगे कि चुनाव में असलहे आ कहां से रहे हैं, ये हथियार मिल कहां से रहे हैं? कोई तो सवाल पूछेगा ना। और चलिए, ये खबरें 2 दिन इस हफ्ते की हैं, लेकिन ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर एक व्यक्ति को इतनी सनक है अपने पास पिस्टल होने की कि वो कैसे एक व्यक्ति को मार रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए, 20 चौराहे का मंजर है। गाड़ी से उतर गए हैं महाराज और चश्मा चश्मा लगा के बट मार रहे हैं, पिस्टल है इनके पास। लोग कहते ही गहना है, इसको
रखे रहना चाहिए। बताइए, अगर फायर हो जाए, मिस कर जाए, लॉक ना लगा हो इस पिस्टल में, तो अगल बगल वाले तो बेचारे सदमे में है जो हेलमेट लगाए देख रहे हैं बाबूजी। ये तो लखनऊ की तस्वीर है। कानपुर देहात से तस्वीर आई थी, वहां पर मात्र पानी के बताशे और चाउमीन को लेकर विवाद हो गया, और उसमें देखिए कैसे गोलियां चली हैं। कानपुर देहात की वो तस्वीर देखिए एक बार आप। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाकायदा दो पक्षों में विवाद हो रहा है, पत्थर भी चल रहे हैं, और एक व्यक्ति कितना निडर हो के इस पूरे मामले में 24 लोग घायल हुए थे, और लखनऊ विधायक ने जब लेटर लिखा तब कहीं जाकर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, मतलब उसको बिल्कुल, उस व्यक्ति को डर नहीं है कि गोली चलनी है तो चल जाए, कि सामने वाले को मरना है, मारने पे उतारू है। बागपत की बात करेंगे। बागपत में भी कुछ ऐसा ही मामला था, और यहाँ पर 2 लोगों की हत्या हो जाती है। ये जी आदमी को मार रखा जी, पर ट्रैक्टर लेकर उल्टा लग रहे हैं, देखो ये देखो, ये ट्रैक्टर वापिस हटा रहे जी, देखो देखो, ये पर सके वो पर से देख बात देख वो पर से, और इसी पर चर्चा करेंगे। ये लोगों को हो क्या रहा है, मानसिकता कहाँ पर जा रही, कानून का प्रभाव क्यों कम हो रहा है। इलेक्शन में अमूमन मैं भी देखता था, मैं बहुत दिनों की बात नहीं है, हम भी फील्ड पे आते हैं, अमूमन हर रोज़ ये चीज़ें करते हैं। जब किसी का फ़ोन आता है, भाई इस थाने फ़ोन कर दीजिए, इस जगह इनसे बात कर लीजिए, रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं मिलता। आप या आप मान लीजिए, तुरंत कार्रवाई के लिए जो एक्शन होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। किस वजह से नहीं हो पा रहे हैं? कमिश्नरेट है, कहीं पर एसएसपी है, कहीं डीआईजी बैठे हुए हैं, लेकिन उस तरीके का रिस्पांस मिल नहीं रहा है जो जिससे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लखनऊ का वो किस्सा कैसे भूल सकते हैं, वो भी तस्वीरें आप देखिए। पूर्व आईएएस की पत्नी की पहले उनके घर में लूट की जाती है, फिर हत्या करके उनके शव को फंदे से लटका दिया जाता है, और अभी भी सुराग लगे नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक सीसीटीवी आया है, क्योंकि इस घर के पूरे डीवीआर वो लेके चले गए हैं। और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। परमीत जॉनसन जी हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हैं, शिवा शर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में लखनऊ से जुड़ेंगे, कुलदीप पंडित संवाददाता बागपत से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ज्ञान प्रकाश सर का ही। सर, आपने बहुत करीब से पूरे चीज़ों को देखा है, और मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अनुभव आपको है। चुनाव आपने कई देखे, चुनाव में जिस तरीके से पुलिसिंग होती है, कहीं ना कहीं वो सबके लिए एक सबक होता है कि भाई यहाँ अभी कुछ करोगे तो अभी 2 मिनट में पुलिस एक्शन आ जाएगी। लेकिन इस बीच इस बार जो मैं देखने को मिल रहा है कि पुलिस चुनाव की ड्यूटी तो बखूबी निभा रही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है। सर, मेरी आवाज जा रही है आपको ना? बिल्कुल आ रही सर। पहली बात तो 7 चरणों का चुनाव जो होता है उसमें फोर्स बहुत जनपदों में कम रह जाती है, थानों पे तो बिल्कुल नगण्य रह जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये क्लीन चिट पुलिस को नहीं दे पाऊंगा कि फोर्स नहीं है तो अपराध बढ़ गया। ऐसा कोई नियम तो नहीं बना है ना। अगर कहीं से कोई थाना हटा दिया जाए तो क्या मतलब वहां क्राइम बढ़ जाना चाहिए? पुलिस नहीं तो पुलिस का रसूख वहां पर काम करते रहना चाहिए, पुलिस का अखलाक वहां काम करते रहना चाहिए, अंतिम व्यक्ति की सुनवाई वहां पर काम करती रहनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो मुझे यह मान लेने में कतई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं पुलिसिंग फ्लॉप हो रही है। अभी एक पट्टी चल रही है आपकी न्यूज पे। जी, योगी जी ने कहा है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हमें चिंता करना चाहिए कि हमारे देश की आंतरिक स्थिति अपराधियों से सुरक्षित है या नहीं है, काम इस पे करना पड़ेगा। देश के लिए कोई भी नेता कुछ भी बोलेगा, हमारी सेनाएं सक्षम है, कर लेती।
हमें चिंता देश के अंदर की करनी होगी। आपने एक बात और कही, हम कहीं भी फोन करते हैं तो वो सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने, तवज्जो नहीं मिलती, क्योंकि हायरार्की जो बन गई है ना, कमिश्नर से लेकर के इंस्पेक्टर तक, उसको मालूम है इनकी बात कमिश्नर तक जाएगी नहीं तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। पहले जिले में एसएसपी सुन लेता था, डीआईजी सुन लेता था, अब ये इन्हें पता है कोई सुनने उनने वाला है नहीं, इनके आप चिल्लाते रहो। तो जो एक डर और खौफ था अपने उच्चाधिकारियों का कि मेरी गलत हरकतें, मेरी गलत बात यह व्यक्ति ऊपर पहुंचा देगा, उन्हें पता चल गया आप पहुंचा नहीं पाओगे। जब आप पहुंचा नहीं पाओगे तो आपको डरेगा नहीं, सुनवाई भी नहीं करेगा। ये बुरी बात है, इसमें किसी पुलिस अधिकारी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे शिकायत कर रहा है तो आप देख लो गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। हो सकता है मैं आपको 10 बार फोन करूं 10 मामलों में, कल को आपके मन में आ जाएगा कि ये व्यक्ति गलत ही फोन करता है, आप मेरे तवज्जो देना बंद कर दो। लेकिन ये मान लेना कि हर व्यक्ति गलत है उसको तवज्जो देना ठीक नहीं है। तो प्रजातंत्र की व्यवस्था के लिए ऐसी पुलिसिंग और भी घातक होने जा रही है। इस पर सारे उच्चाधिकारी ध्यान दें और मीडिया के लोग ध्यान दें, जनता भी ध्यान दे, पक्ष भी ध्यान दे, विपक्ष भी ध्यान दे, क्योंकि पुलिस न पक्ष की है न विपक्ष की है, वो जनता की सेवा के लिए है, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए है। अगर इन चीजों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप अपने सर पे बिच्छी बैठा रहे हैं, बिच्छी बिल्कुल बैठा रहे हैं, सांप बैठा रहे हैं आप। बिल्कुल। आप इनको बता दीजिए कि आप सेवक हैं, पूरी तरह सेवक की भूमिका में रहिए, लहजा ठीक रखिए। गाली गलौज हमने पुलिसिंग नहीं की है क्या? किसी भी जनपद में किसी व्यक्ति से कोई पूछ के बताए कि मेरे मुंह से गाली निकल के मैंने गिरफ्तारियां की हैं? पुलिसिंग जिस तरह की है उससे की है। आज खाली मैंने फोटो नहीं खिंचवाई है कि डाल दिया मैंने, मीडिया के लोग खींच के डालते थे, ऐसा नहीं है, बहुत डालते थे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे डालते थे। पुलिसिंग को जीरो नहीं करता था मैं, रिजल्ट पे काम करता था। आप खूब खींच के सिंघम की तरफ फोटो खिंचा लिए, बहुत अच्छा लगता, मुझे भी खुशी होती थी अपने बहुत सुंदर सुंदर दरोगाओं को देख के कि रात को 11 बजे, लेकिन मैं थाने पे जाके पूछता था। आप किसी भी मेरे अंडर में रहे इंस्पेक्टर दरोगा से पूछिए, 11, 12, 1 बजे पहुंचता था और बड़े प्यार से बोलता था मैं कॉफी पीने आपके आ रहा हूं, तो समझ जाता था आज मेरी क्लास है। और ऐसा एक दिन नहीं करता था, 8 थाने थे तो 2-2, 3-3 थाने चुनता था, मेरे अंडर में सीओ के रूप में 3 थाने तो 3 थानों पे जाता था। उन्हें मालूम था इस समय आएंगे, उन्हें निकलना पड़ेगा। रात में कहां फोटो खिंचवाएंगे, रात में कौन सी गश्त दिखाई पड़ेगी? और पूछता था मैं असलहा बंद लोगों से जिनके पास बंदूक है कि बगल में वहां मारपीट हो रही थी, आपको खबर लगी? बोले नहीं लगी। क्यों? मैं सो गया था। बंदूक कहां है? यहां। हमने जमा कराओ। बंदूक दूसरों पे फायर करने के लिए, जो फायर कर रहा है कानपुर में, बच कैसे गया? वो जमा क्यों नहीं कराया आपने उसको? अवैध असलाह तो जमा नहीं हो सकते भाई, पता नहीं किसके किसके पास क्या है, बिल्कुल कितना है, कोई जान बिल्कुल। नहीं सकता। लेकिन वैध असलाह से अगर फायरिंग की जा रही है तो पुलिस के कमिश्नरेट सिस्टम को सोचना चाहिए चूक कौन कर रहा है ये, और ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है, और संदेश क्या गया सामान्य जनता में? संदेश क्या गया कि ये बंदूक वाला है, तो मुझे डरना चाहिए। यानी उसने अपना खौफ कायम कर दिया। सर आपने उसके खौफ को खत्म करने के लिए क्या किया? सर थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको 2 केस बता रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था, मैं परसों आज से 4 दिन पहले एक जगह से निकल रहा था, तो वहाँ पर 2 लोग लड़ रहे थे और एक ने दूसरे के सिर पे ईंटा मार दिया, और ये पूरी कमिश्नर आवास से 150 मीटर की दूरी पर घटना होती है और उसमें एक व्यक्ति मर जाता है। बखूबी काम किया गया उस खबर को दबाने का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसको था एक पकड़ लिया गया, एक फरार बताया गया, बस होल्ड। इससे पहले कमिश्नर आवास से 200 मीटर दूरी पे एक सरकटी लाश मिलती, इसका आज तक कोई शिनाख्ती नहीं हुई और उसमें क्या अपडेट हुआ पता ही नहीं है। उससे पहले एक 14 साल के बच्चे को कमिश्नर साहब के घर से दूर एक चौराहे, बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग डिस्टेंस पे चौराहे पे गोली मार दी गई, उसमें भी जैसे तैसे खुलासा करना था कर दिया। ये कमिश्नरेट है जहां पर 14 आईपीएस है हमारे पास, और सिर्फ एक जगह का नहीं, हर जगह का, जहां कमिश्नरेट लागू है। मुझे लगता है जितनी बातें बताई हैं जी, बड़ा सुन के बड़ा दुख हो रहा है, मैं बहुत ही दुखी हो रहा हूं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं समाज के रूप में मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं आपको एक बात सिखाऊंगा। जी
आवाज उठाने की आदत मत छोड़िएगा। जी। आज नहीं कोई सुनेगा, कल नहीं कोई सुनेगा, परसों नहीं कोई सुनेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वारना प्रेस एक्ट के बाद से 1947 तक आवाजें उठती रही, भारत आजाद हुआ। ऐसे लोगों से भारत आजाद होगा, हमारी मानसिक रूप से आजादी मिलेगी हमको। पुलिस ने नहीं सुना, आपने पूछा क्यों नहीं उनसे? फिर पूछिए, फिर पूछिए, हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जनता पे सर्वे कराइए कि इस वक्त से आप कितने संतुष्ट हो गए, कितने आश्वस्त है कि अब अगली बार 14 साल के बच्चे को गोली नहीं मारी जाएगी, अगली बार किसी का सर ईंटे से नहीं कूचा जाएगा। इसके लिए आपने जनता को क्या संदेश भेजा? ये जिम्मेदारी है आपकी, इस बात का वेतन पाते हैं आप। सड़क पे जाके बताइए, आप अपने इंस्पेक्टर को भेजिए कि अगली बार ऐसा नहीं होने पाएगा। आपने ऐसी कोशिश क्यों नहीं की? आप कमरे में क्यों बैठे हैं? एसी से निकलिए बाहर, नहीं तो आप लोग निकालिए इनको बाहर। निकालना पड़ेगा, जनता को आश्वस्त करना पड़ेगा। ये गुलामी प्रथा नहीं हो रही है बिल्कुल। कि आप बैठे रहे और जनता वोट मांगते रहे, पक्ष विपक्ष लड़ता रहे और आप खाली चुनाव कराते रहे। ये कतई नहीं होना चाहिए। आप आवाज उठाते रहिए, उनको जवाबदेह बनाइए, डरिए मत। नहीं बिल्कुल सर, आप बिल्कुल हर डरने की मुझे कोई बात नहीं, हम मौके तो पर हर आइए। मुद्दे को उठाते हैं, ऐसी हमेशा बेबाकी देखिए, से ही पुलिस पक्ष उठाते की हैं। बात करता, पुलिस की परेशानियों की बात करता, पुलिस को बड़ी बिल्कुल। दिक्कतें, इसमें और दो जब पुलिस अच्छा काम करती तो भी लेकिन मैं इस उस तरह की लापरवाही पर बर्दाश्त बातें नहीं करता होगी। हूँ। ऐसा नहीं कि जब पुलिस कोई हम सीधा टारगेट कर रहे हैं, जब पुलिस अच्छा काम करती तो वो भी हम दिखाते हैं, वो उन पर भी बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन और गलती है बिल्कुल, तो उसको भी हम आप ही से पूछेंगे। हम पुलिस से ही तो बिल्कुल पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, बिल्कुल पूछेंगे। आप गलत नहीं कर रहे, पूछिए। मुझे लगता है पूछना चाहिए, मत जी न दबिए, न बिल्कुल। डरिए, आवाज उठाते रहिए। जितने आपके मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनसे कहिए कि बात पूछते रहो। डांटेगा, भगाएगा, क्या करोगे? हमारा जॉब यही है। मैं पुलिस में था, पब्लिक मुझे बड़ी बड़ी गंदी गंदी गालियां देती थी, मारती थी, क्या मैं गोली चला देता था क्या सबके ऊपर? वो उसका काम है, वो करता था, मैं अपना काम है मैं करता था, संयम का प्रदर्शन करता था, समझाने बुझाने की कोशिश करता था। मुझे मालूम है ये किसी समस्या को लेकर आक्रोशित है या क्रिमिनल नहीं है, लेकिन यहां तो सीधे वास्ता आपका क्रिमिनल से पड़ गया। क्रिमिनल के लिए हाउ टू टैकल द बास्टर्ड पुलिस नहीं जानती। नहीं जानती तो भाई साहब से ट्रेनिंग फिर करा दीजिए, एक बार जाके अपने दरोगा इंस्पेक्टर को फिर से ट्रेनिंग करा दीजिए, बता दीजिए कि मनोविज्ञान क्या होता है पुलिस का, कैसे जनता में इसको संयम के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ कैसे कायम किया जाए। पहले के लोग कैसे कर लेते थे? क्या मेरे बाप भी पुलिस अफसर थे, उनकी लोकप्रियता का आलम यह था, तो मैं पढ़ता था, मैं देखता था कि चौराहे पे खड़े हो जाते थे तो भीड़ लग जाती थी कि सीओ साहब खड़े हैं, सीओ साहब खड़े हैं। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? क्योंकि सीओ खड़ा ही नहीं होता है। सीओ चौराहे पे खड़ा ही नहीं होता है, एडिशनल एसपी चौराहे पे खड़ा ही नहीं होता है, एसपी चौराहे पे खड़ा ही नहीं होता, उसे खड़े होने पे अपमान लगता है। अब मीडिया के तमाम लोग आपके मुझे जानते होंगे, पूछिए मैं कहाँ रहता था, ऑफिस में ज्यादा कि चौराहे पे? पूछ लिए, कुछ एक आध लोग जुड़े हैं बिल्कुल। के न्यूज वाले। मैं राजू शर्मा का मुझे रुख तो करूंगा। शर्म लगती थी कि ऑफिस में जी बैठा क्यों मैं। जी। 1 घंटे का ऑफिस का काम होता, 2 घंटे का ऑफिस काम होता, उसके बाद मैं बैठा क्यों? सुधार लाना पड़ेगा मित्रों ने। बिल्कुल बिल्कुल लाना पड़ेगा सर। और राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, आज आप क्या जो घटना हुई, जैसे कि हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इस पे क्या वो हिस्ट्री जिला बदर था, जिले में था, कहाँ था, क्या है पूरी घटना? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं विशाल, आज जो है सुबह ही तक सुबह के समय लगभग 5-6 बजे की एक घटना बताई गई है, जिस दौरान एक हिस्ट्री शीटर की जो है ईंट से पीट कर हत्या की बात बताई जा रही है। बताया गया है कि धारदार हथियार से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए गए और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम देकर जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस है वो अपराधियों की तलाश में जुटी है कि अपराधी को पकड़ेंगे और उसके बाद जेल भेजेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है, मेरठ में हर दिन 2 से 3 घटनाएं ऐसी सामने आ रही है। अब से पहले 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक 14 वर्षीय जो कक्षा 12वीं का छात्र था उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया था कि वो जो है जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बना के ब्लैकमेल जो करते हैं ना, हनी ट्रम्प में फंसाते हैं, जी, हनी उनके ट्रैप। द्वारा उसे हनी ट्रम्प में फंसाया गया और एक जो बड़ी रकम थी तकरीबन लाखों रुपए की वो उससे ऐंठ ली गई और ब्लैकमेल की जो प्रक्रिया थी वो लगातार जारी थी। उससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। वही परिजनों का आरोप था कि उसके जो अन्य दोस्त थे वो उसमें शामिल थे और उनके द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया। उससे पहले भी एक बड़ी वारदात सामने आई। तो मेरठ का जो हाल है, लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। मेरठ के जो कप्तान मैं कहूंगा रोहित सिंह साजवान, वो कहीं ना कहीं फिट साबित नहीं हो रहे क्राइम रोकने में।
बड़े बड़े दावे बेशक किए जाते हैं कि लगातार जो क्राइम है वो रोका जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो आज की ताजा एक घटना सामने आई है विशाल, रात जो है, रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारे यहाँ एक थाना पड़ता है भावनपुर। भावनपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ की। बताया गया है कि एक जो आरोपी है, गैंगस्टर बताया गया है, उससे तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जो मुकदमे थे उसमें वो वापसी चल रहा था, उसके पैर में गोली मार दी। हाफ जो है एनकाउंटर है वो उसका कर दिया गया। लेकिन उसकी आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस कर्मी उसे खुद पकड़कर उसे के घर से जो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया गया है कि चेकिंग के दौरान बाइक से आ रहे थे, रुकने का इशारा किया, नहीं रुके तो जो है पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायर कर दी। उसके बाद जो पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया तो उसके पैर में गोली लग गई। जबकि जो परिजनों ने वीडियो सौंपा है मीडिया को, उसमें बाकायदा 3 पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को उसके घर से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप जो पुलिस है मेरठ की किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है, और अपराधियों को किस बिल्कुल तरीके से जो बिल्कुल एनकाउंटर में ढेर उस करने पर की वो बात भी कर जांच रही का है। विषय है कि कैसे कैसे। शिवा शर्मा लखनऊ से बने हैं। शिवा, लखनऊ में पूर्व आईएएस के घर घटना, अभी लखनऊ में मैं देख रहा था एक पिस्टल लेके भाई साहब दनादन शुरू हैं। इससे पहले समिट बिल्डिंग में लगातार हो रहा है, उससे पहले एक पत्रकार के ऊपर 10-90 पे गोली चल जाती है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं लखनऊ में। वो तो आचार संहिता, मुझे था चुनाव से 2 दिन पहले ही उस पत्रकार की गाड़ी पर हमला हुआ था। देखिए विशाल, बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं आमतौर पे खास तौर से लखनऊ कमिश्नरी के अंदर रोजाना देखने को मिलती है। और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं कि जब चौकसी इतनी बढ़ा दी गई है, पुलिस फोर्स इतनी बढ़ा दी गई है, ये घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है, तो घटनाएं बार बार रिपीट क्यों हो रही हैं? ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी लंबे समय तक लखनऊ पुलिस में अफसर तैनात रहे हैं। ट्रैफिक से लेकर के सभी जोन के वो एडिशनल एसपी के तौर पर वो तैनात रहे हैं, एडिशनल एसपी क्राइम भी रहे हैं और तमाम जगहों पर रहे हैं। जो पुलिस का पहले विशाल काम करने का नजरिया था, जो तरीका था, वो बिल्कुल ही बदल गया है। जो पहले जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का जो तरीका था, अब की पुलिसिंग जो मॉडर्न पुलिसिंग है वो पूरी तरीके से उसको भूल चुकी है। आप ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मॉडर्न पुलिसिंग की ओर बढ़िए, लेकिन ट्रेडिशनल पुलिसिंग भूलिए मत, उसको भी साथ रखना जरूरी है। और यही वजह है कि जब अपराधियों में जब लगाम लगाना होता है तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग एकमात्र बहुत बढ़िया जरिया होता है कि अपराधी पर लगाम लगाए, तो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जरिए लगाए। अगर आप मॉडर्न पुलिसिंग के जरिए लगाएंगे तो सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी। आप उसको गुंडा बना सकते हैं, आप उसको गैंगस्टर बना सकते हैं, आप उसके ऊपर तमाम मुकदमे कर सकते हैं, आप उसको जिला बदर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसकी बेल होगी, बेल होने के वो बाद बाहर आएगा, फिर से वो क्राइम करेगा। और इस बात का उसको दोबारा यकीन हो जाएगा कि बेल लेने के बाद वो दोबारा फिर से क्राइम करेगा और फिर से अंदर जाएगा, फिर से बाहर आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल पुलिसिंग का और काम करने का जो तरीका होता था वो इससे बिल्कुल अलग होता था। ये अपराधियों के मन में एक खौफ बनाता था, ये जरूर पैदा करता था अपराधियों के दिल में कि अगर हमने क्राइम दोबारा किया तो ये सजा 10 गुनी बढ़कर के मिलेगी। तो विशाल, ये तरीका जो है पुलिस का आज के दौर में काम करने का, 2024 में दौर में काम करने का, वो सिर्फ कागजी लिखा पढ़ी में नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल पुलिसिंग में अपना चाहिए। तभी जो बढ़ते अपराध का जो ग्राफ है तभी कमी आने को मिलेगी। बिल्कुल। और ट्रेडिशनल पुलिस से अगर आप चेंज हो गए ना तो पुलिस, फिर आप मित्र पुलिस बनिए। लेकिन कई जगह तो ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाती है कि बिल्कुल समाज को ही दिक्कत हो जाए। कहीं वो आपके थाने में आके लस्सी पीने लगते हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं। मैं रुक करूंगा पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश सर का, उससे पहले मैं परमीत जॉनसन के पास चलूंगा। एक सामाजिक, सर मैं आऊंगा आपके पास, बस मैं सवाल ले लूँ। परमीत जॉनसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। परमीत जी, आप लोग भी जिस तरीके से अवेयर करते हैं लोगों को कि भाई कोई घटना हो पुलिस की मदद करिए, पुलिस की तरफ की भाई पब्लिक के प्रति आप भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाइए, पुलिस को थोड़ा अवेयर करिए कि भाई किन किन चीज़ों को गलत रहा है, अगर कोई आपस में झगड़ा है तो आप पुलिस का सहयोग ले लीजिए, उसको ख़त्म कर लीजिए। अब ये चीज़ें मुझे लगता है सामाजिक संगठनों ने भी करना बंद कर दिया है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बात कही है, सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ राजू शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया। और मैं अपनी बात को इस रूप में रखना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं सही कहा है कि अब जो सामाजिक संगठन भी है वो अब सुलह पे काम ना करके कहीं ना कहीं साठ गांठ पे ज्यादा काम करने लगा है। प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है कि इस समय मैं जो इसको देख पा रहा हूँ, मेरे इसके 3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि
महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और चीजें अब फाइनेंशियल बर्डन्स लोगों पे बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोग अब एग्रीगेटेड रहते हैं। जैसे कि मैं पहले देखता था, मैं सुबह की घटना बताता हूँ कि मैं ऑफिस आ रहा था, मेरे आगे वाली गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई। मैंने बहुत सालों से देखा, लोग रोकते थे, पूछते थे भाई एक दूसरे को चोट नहीं लगी, और निकल जाते थे। बट आज वो दोनों युवा शायद घर से पता नहीं किस माहौल में निकले थे, कि मुझे ऐसा लगता है कि बस ईश्वर की कोई कृपा थी कि वहां वारदात नहीं हुई, वरना वहां वारदात होती जरूर। और लोगों ने समझा के उन्हें निकाल दिया। तो मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, चीजें हैं, वो इतने तनाव में है कहीं ना कहीं, महंगाई को लेके और चीजों को लेके, पैरामीटर्स जो है सोसाइटी के वो चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एग्रीगेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो बात है पुलिस की, जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक डिस्टेंस सा क्रिएटेड है। मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि पुलिस के पास जाना, हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे ही क्वेश्चन आयर्स ना किए जाएं, हमसे ही कोई दबाव की बात ना की जाए, हमसे ही कोई ऐसी बात ना की जाए कि जो हमें ही कई बार दिक्कत हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो एक आम कामकाजी व्यक्ति है, उस वो पुलिस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और तीसरी बात जो मुझे लगता है, जो आपने सामाजिक संगठनों के लिए कहा, यकीनन हमें कहीं ना कहीं जितना फोकस हम फिजिकल अवेयरनेस पे करते हैं, फिजिकल वेलबींग पे करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजिकल वेलबींग पे, मेंटल हेल्थ पे भी काम करने की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं, अब फोन फोन आवर्स देख लो, बैंकिंग आवर्स देख लो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर 24/7 है। और तो वो ट्वेंटी प्रेशर है फोर ना, इंटू उस वो रुक भी सेवन नहीं रहा है लोगों को, मुझे जो लगता है वो कि रुक भी वो नहीं रहा है। और वो तो अलग अलग कहीं ना तरीकों कहीं से वो दिखता है। चीजें हमें इतना बिल्कुल। एग्रीगेट कर देती हैं कि कहीं ना और कहीं कई कोई जगह तो समस्या है। ऐसे मुद्दे आए जब आपको कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा हो तो वो भी आप कहीं ना कहीं गलत वे में ले जाते हो, उससे भी बातें बढ़ जाती है। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं कुलदीप पंडित का। बागपत से मैं समाता हूं, फिर मैं चलूंगा ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी के पास, पूर्व आईपीएस है। कुलदीप, बागपत में घटना होती, मात्र 20 रुपए के लिए हत्या हो जाती है, वो क्या वारदात थी? अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप अपने आप को। जी विशाल, आपको बता दूं कि 20 रुपए के लेन देन को लेकर ये इस तरह की घटना हुई है कि चाकू से वार कर दिया गया, उसके रास्ते में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से हत्या हुई है और हत्या के बाद जो हत्या करने वाला उसका चाचा है वही खुद थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से साफ जग जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से मतलब लोगों के अंदर कोई पुलिस का खौफ नहीं है किसी भी तरह का, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि लगातार अपराध जो है वो अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा है। सबसे बड़ी बात मिसाल यहाँ पर ये हो गई है कि पुलिस द्वारा एक मीडिया सेल बनाया गया है जिसमें अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती तो उसकी बाइट हम लोगों को नहीं मिल पाती है। अगर पुलिस चाहती है तो वह अपनी बाइट खुद करते हैं और खुद उस ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन यदि वो कोई गुड वर्क करते हैं या उसमें कोई मुठभेड़ होती है या मुठभेड़ के दौरान उसको किसी बदमाश को गोली लगती है तो उसमें वो पीसी करते हैं, उसमें इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो उस चीज को मतलब बताते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उसमें पुलिस कहाँ है, क्या उसका रोल है, क्या किस तरह का, ये तो एक बहुत बड़े सवाल अपने आप में हो गए हैं। और लगातार अपराध का ग्राफ मिसाल बताओ तो बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कहीं मतलब कुछ भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों के अंदर भी पुलिस का कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। जी विशाल। बिल्कुल। अब ज्ञान प्रकाश जी का रुख करता हूँ। सर, एक तो सब आप लोग ने भी खूब बाइटें दी होंगी, खूब इंटरव्यू होते होंगे गुड वर्क के आपके साथ के अधिकारियों के भी। अब एक चीज़ तो ये मैंने भी नोटिस किया, तो ट्विटर पे अब
उसका नाम एक्स हो गया, वहां पर बाइट मिल जाती, या फिर अब तो ग्रुप बन गए हैं तो उसमें आप पूछ रहे हो, बाइट डाल दी, बस काम खत्म? मुझे लगता चिंता पुलिसिंग के लिए नुकसान। पुलिस समझ रही है कि अपनी काम का उसने इसी तरह कर लिया और जो जवाब लोगों के मन में आ रहा है उसने जवाब दे दिया। ये तो एक तरीके से भागने वाली बात है। भागने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा सवाल पूछने जा रहा है आपसे कि आपके बच्चे क्या करते हैं और आपके भाई क्या करते हैं और आपने कहाँ कहाँ मकान बनवाए? तो पूछ नहीं रहा मीडिया वाला। अपराध से संबंधित, घटना से संबंधित कोई सवाल पूछ रहा है, आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है कहिए, पूछ के बताएंगे। विवेचना का मामला है कि यह मामला विवेचनाधीन है, तथ्य गोपनीय है, नहीं बता पाएंगे, जानकारी प्राप्त होने पे बताएंगे, मीडिया वाला आपको परेशान नहीं करेगा। एनकाउंटर का मामला है कि एनकाउंटर ऐसे 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 हो गया, और एनकाउंटर कोई प्रायोजित तो होता नहीं है, तो हो गया, उसने चलाया, हमने चलाया, बता देने में क्या दिक्कत है? अब क्रॉस क्वेश्चन भी कोई करेगा कि वो तो वहां से लेकर आया गया, उसके घर वाले देख रहे थे, क्या ये मामला आपने बता दिया है, हम संज्ञान में ले लेते हैं, इसकी भी जांच करा लेते हैं क्योंकि विवेचनाधीन हो गया मामला। क्या दिक्कत आ गई बताने में? भागने की क्या जरूरत है? आपने एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे पुलिस विभाग को जवाबदेही के लिए खड़ा कर दिया। मुझे लगता है ये बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। अभी शिवाजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बेसिक पुलिसिंग और आधुनिक पुलिसिंग। बेसिक पुलिसिंग वो पुलिसिंग होती थी मित्र जिससे अपराधी खौफ खाता था, अपराध करने में डरता था, अपराध होगा ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है ना। और आधुनिक पुलिसिंग अपराध हो जाने के बाद अपराध को खोल देता, ये सरलता हो जाती है। तो यानी हम अपराध को होने दें और आधुनिक पुलिसिंग से उसको खोलते रहें और अदालतों में भेजते रहें। तो बेसिक पुलिसिंग में दिक्कत क्या है? हम अपराध होने ही ना दें, बिल्कुल। चोर को चोरी करने के लिए निकलने न दें। ये क्या दिक्कत आ रही है? उच्चाधिकारी, बड़े बड़े दिग्गज जो आईपीएस तो होते हैं ना, वो छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं करते भाई साहब, ये विदेश में जाते ट्रेनिंग करने। से पूछे विदेश से सीख क्या है तो क्या बताया? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी आईपीएस ने जो बाहर ट्रेनिंग करने गया था, वो पता नहीं क्या ट्रेनिंग करने गया था, मुझे ही नहीं मालूम। तो उसको इसीलिए भेजा जा रहा है, वहां से सीख क्या हो जा रहा था, यहां भी लोगों को बताओ। और वहां पर तो वो कानून है, वो चीजें हैं कि इनका कोई ऑप्शन नहीं है विशाल जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, होनी चाहिए। और जवाबदेह पुलिस है तो उसको जवाब देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए। ये ट्वीट ट्वीट से काम चलने वाला नहीं है। फेस टू पब्लिक, फेस टू मीडिया एंड फेस द प्रॉब्लम। मुंह ना छुपाओ। अभी अभी जैसे मैंने परमीश जी से भी यही सवाल पूछा कि भाई पहले आप लोग जब रहे होंगे तो आप लोग क्या करते? एक सामाजिक संगठन, एक शांति समिति बनती थी कि वो एक काम करती थी कि भाई कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं फला से जाके बात करूंगा, मैं सीधे अधिकारियों के अगले हफ्ते बैठक होनी है, मैं उसमें ये बात उठाऊंगा आपकी। रेहड़ी पटरी वालों का मुझे उनका दुख लेते थे कि भाई कोतवाल आए कि हाँ कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा अंदर करके लगाओ, जाम ना लगे, ऐसे समझाया जाता था। पिछले दिनों तो मैं देख रहा हूँ रेहड़ी पटरी वालों पर ज़्यादा ही टूट पड़े हैं लोग। एक तो फांसी लगा लिया, 3.5 लाख रुपया वसूल लिया गया उससे, और वो सामाजिक संगठन जो वहाँ बने थे वो हो गए कमिश्नर उत्तर एरिया के। और वो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कई जिलों में बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के नाम पर गांधी जी गिन रहे हैं। नोट संदर्भ है मेरा यहाँ पे, वो गिन रहे हैं और चुपचाप ले जाके दे रहे हैं, उसमें बंदरबाट हो रही है। अब वो किस लेवल पे हो रही भगवान जाने, लेकिन ये हो रही है। सर योगा कौन क्या बन गया, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ही पुलिस बन जाते हैं, हम ही अपराधी बन जाते हैं, हम ही पुलिस मित्र बन जाते हैं, हम ही दलाल बन जाते हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों से बिल्कुल से गुरेज करना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य बनना चाहिए। पुलिस अधिकारी बन जाने का मतलब आप एक बेहतरीन इंसान बन गए, आपके माता पिता का पुण्य था, आपकी मेहनत थी कि आप एक समाज के सबसे बेहतरीन इंसान के रूप में दिखाई पड़ना चाहिए। तो आपका कर्म वैसा दिखना भी चाहिए जैसा कि आपके माता पिता ने आपको लेकर कल्पना की है। आप में बदलाव नहीं आना चाहिए। कोई आपके माता पिता को बताए कि आपका पुलिस वाला अधिकारी जो बड़ा घूसखोर है, मैं दावे से कह रहा हूं उसका सर झुक जाएगा, शर्म आएगी उसको। लेकिन कोई बताएगा आपके पिता बेटे की बड़ी नेक नामी है और जनता में बड़ा लोकप्रिय है, तो उनका सीना गर्व से फूल उठेगा। उन्हें लगेगा कि मैंने अपने पूर्वजों के प्रति जो कर्म किया था मैं सफलीभूत हो गया, आज मेरा शरीर रहे न रहे मेरा जीवन सफल हो गया। पुलिस को इस दिशा पर काम करना चाहिए। हमको कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, आप मानते रहिए, लेकिन इंसानियत का मजहब तो बिल्कुल अलग है। और पुलिस को तो सबसे अधिक इंसानियत, अगर पुलिस और डॉक्टरी इंसानियत नहीं दिखाएगा
जो कि मुझे लगता है कि दोनों बहुत कम इंसानियत दिखाते हैं। समाज में ये दोनों सबसे कम इंसानियत दिखाते हैं। यही इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो बहुत दिनों बाद जो ये आबादी अचानक बढ़ी है ना 1.5 अरब की, आप ये पाएंगे कि बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, उसको या तो अपराधी मार देगा या डॉक्टर मार देगा या पुलिस मार देगी। पैदा ही ना करो, अपने आप ये जो है ना 1.5 करोड़ हो जाएगी आबादी भारत की। वो शक्ति संतुलन का सिद्धांत चल रहा है सर क्या सुधार कैसे हो सकता है इन सारी चीजों पर? सुधार का कोई एक अगर ड्राफ्ट तैयार हो कि भाई इन चीजों से आप सुधार ला सकते हैं इन सब चीजों पर? देखिए, हमारा मनोविज्ञान जो है यही सुधार करता है। मनोविज्ञान ही अपराध कराता है, मनोविज्ञान के आधार पे हम पुलिस अपराधी जो है किसी को पकड़ती है, अपराध पुलिस वहां रहती नहीं, मनोविज्ञान लगाती है। जब तक हमारा मनोविज्ञान नहीं बनेगा, जब तक हम सुसंस्कृत नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारे शिक्षक ये नहीं बताएंगे कि तुमको इंजीनियर कैसे बनना है, तुमको आईएएस कैसे बनना है, ये ना बताओ, अरे पहले यार बता दो कैसे इंसान बनना, पढ़ा कि नहीं, फलाना चैप्टर पढ़ा कि नहीं, और ये सवाल आएगा हाई स्कूल में, तुम फेल हो जाओगे, तनाव में ले आते हैं लड़के को, लड़का सारा बिल्कुल अपराधी टाइप का सोचने लगता है वो। अरे पहले इंसान बनाओ भाई, बढ़िया बढ़िया ज्ञान सिखाओ उसको, बढ़िया बढ़िया बुद्धि सिखाओ, माता पिता की सेवा सिखाओ, चलना सिखाओ, सड़क पर कैसे चलते हैं। आप कहते हैं हमारा देश जो है विकास को चलना नहीं आता है, वो विश्व गुरु बनेगा, नोट कर लीजिएगा विशाल जी। अभी आप बाहर निकलिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे हम देश में हैं, और वो हम विश्व गुरु बना रहे हैं। बातों से क्या भाई, हम कर्म से विश्व गुरु थे, बातों से नहीं थे। हमारे कर्म ऐसे थे, हमारा साहित्य ऐसा था, हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारी विद्या ऐसी थी। अब तो बातों से बनना है, तो भाई बातों से तो हम भी आज अपने ऊपर कह दे रहे हैं कि हम भी बहुत धरती के महान व्यक्ति, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मनोविज्ञान बदलना पड़ेगा। इस मनोविज्ञान को बदलने के लिए सारे समाज सेवियों को, पुलिस को, मीडिया को, साहित्यकारों को, उपन्यासकारों को, फिल्म वालों को, टीवी वालों को एक अभियान छेड़ करके, घर घर में घुस करके तहमीद, तहजीब, संस्कृत नहीं सिखाएंगे, आप भारत को बर्बाद मरते हुए देखते रहिए और चिल्लाते रहिए हम चौथी शक्ति बन गए, हम विश्व गुरु बन गए। आने वाले समय में ये सारी चीजें इतनी बदतर हो जाएंगी, इतनी बदतर हो जाएंगी कि हम पता नहीं बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, क्या सिखा के जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिखाया हमने अपने बच्चों को। मेरा अनुरोध है आप लोगों से भी, आप लोग इस पर अभियान छेड़िए, चिल्ला चिल्ला के अभियान दे। आज नहीं सुनेगा कोई, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा कोई, परसों सुनेगा। इन बातों का कोई ऑप्शन नहीं, सुनना पड़ेगा और लोगों को मानना पड़ेगा, इन बच्चों को भी मानना पड़ेगा। वो गाड़ी लड़ जाने पर रुक जाएगा, भाई तो क्षमा करिए, मेरे पास पैसा तो आपको देने के लिए नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पे, लेकिन मुझे क्षमा कर दी, मुझसे गलती हो गई। ये संस्कृत लानी पड़ेगी। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन बहुत कठिन इसलिए नहीं है कि हमारा भारत जो है वो स्वयं ही बहुत सहिष्णु है, बस शुरुआत करने की देर है। देखिए मोदी जी ने कहा सफाई होनी चाहिए, सफाई हो गई ना, मोदी जी ने कहा थाली बजाना चाहिए, लोगों ने थाली बजा दी ना जी। तो क्या इस तरह की फिर शुरुआत करके दिखवाइए, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे नाम नहीं लेते किसी का भी, जो भी महान नेता भारत के हैं, करा के देखिए ना। गांधी जी ने कहा ना सड़कों पे आ जाओ, सब सड़क पे आ गए ना। एक नेता की आवश्यकता है, वो आह्वान कर दे, अपने आप से सुधर जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आजमा के देखिएगा, आपके चैनलों में यही दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ये क्लास चली, यहाँ पे ये सिखाया गया। बिल्कुल, नेताओं की जिम्मेदारी है, नेता ही देश को बनाता है, नेता ही देश को बिगाड़ता है। पुलिस खराब नहीं होती, पुलिस को भी ये नेता पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं, गड़बड़ हो जाता है। अब टाइट कर देते हैं, टाइट हो जाती है। आजकल योगी जी टाइट किए पड़े, पुलिस खूब टाइट हो गई। थोड़ी बहुत 19-20 कमियां दिखाई पड़ रही, अपराध हो रहा है, लेकिन दहशत रहती है। आप कहीं हम योगी जी को ट्वीट करते हैं तो पसीना छूट जाता है इन लोग का। हम गोरखपुर जा रहे हैं उनकी शिकायत करने, वो पूरी वर्दी भीग जाती है पैंट से शर्ट तक इनकी। कहीं ना कहीं कुछ तो है ना। ये पहल ये करना पड़ेगा मेरे मित्र, और मैं क्षमा चाहूँ, मुझे जगह जाना है। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से बेबाकी से आपने अपनी बात को भी रखा और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया भी। मैं रुक करूंगा परमीत जॉनसन जी का, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर परमीत भाई, किस तरीके से आप लोग को लगता है कि आप लोग की तरफ से कैसे बदलाव लेके आने चाहिए? क्योंकि जो मैंने अभी जैसे पहला सवाल आपसे किया था कि एक 1-to-1 कनेक्शन जो पुलिस के बीच होता है, बहुत से NGOs होते हैं जो पब्लिक और पुलिस के बीच की एक कड़ी होते हैं, जो सेमिनार कराते हैं स्कूलों में, ओवर स्पीडिंग बताते हैं, गुड टच बैड टच बताते हैं, आजकल तो साइबर को लेकर अपडेट करते हैं कि भाई सब लोग फ़ोन चला रहे हो।
तो एक कड़ी होती है, एक एनजीओ होता है, उसमें बाकायदे कई एनजीओ होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, और वो ये करते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच एक अच्छा ट्यूनिंग बनी रहे, कि पुलिस को भी वो जब जाए तो सम्मान से बात करें, और जब पुलिस के उनके पास आए तो वो भी उन्हें बहुत ही आदरपूर्वक उनसे सवाल जवाब करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है पिछले कई सालों से। मैं अगर बात करूँ, जैसे अब राजू शर्मा बता रहे थे कि भाई कूट कूट कर हत्या कर दी, और वो आपका एक एनकाउंटर हुआ जिसका वीडियो वायरल हो गया कि वो तो घर से उसको उठा के ले गए। कुलदीप बता रहे हैं 20 रुपए के लिए हत्या की और जाके थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब जो सामाजिक संगठनों का स्तर था वो स्तर गिरता जा रहा है, और अब सामाजिक संगठन सामाजिक सुधार के साथ साथ कुछ और भी साठगांठ के कामों में इंडल्ज है। जी कहीं ना कहीं ये भी एक समाज के लिए बड़ी कठिन कारण है। समाज सेवा आज तक जितना मैंने समझा, मैं चौथी पीढ़ी हूं जो समाज से जुड़ा हूं, देख रहा हूं, कर रहा हूं, समझ रहा हूं, हमारे लिए ये एक सेवा भाव थी। पर जब हम कुछ संगठनों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो एक नगर का एक जो गुंडा एलिमेंट था, आज वो एक संस्था रजिस्टर्ड करके कहीं ना कहीं साठगांठ करने का काम कर रहा है। सामाजिक कहते ना ताना बाना ही बदल गया है। पर मैं इसमें भी एक बात कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी है वो दोषी है हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार की जो कमी है, अच्छी शिक्षा की जो कमी है, अच्छे कामकाज की जो कमी है। क्योंकि देखिए, जब इंसान का घर खाली होता है ना, तो खाली घर शैतान का घर होता है। ये बात कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है। कहीं ना कहीं जब कमाने की रिसोर्सेज नहीं होंगी तो लोग किसी और तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामाजिक संस्थान चलाने के नाते कि मीडिया और हमें मिलकर एक मुहिम ये भी चलानी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहता हूँ, झोला छाप डॉक्टर हम कहते हैं कि उस तरीके से हमें सामाजिक संस्थानों के लिए भी कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है, बीइंग ऑल द यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी फिजिकल हेल्थ रखती है। खास तौर से मेंटल हेल्थ पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। मैं आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूं कि हम मिलके कुछ ऐसे सेमिनार्स करें, कुछ ऐसा करें जहां हम मेंटल हेल्थ की बात करें। बिल्कुल। क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ में जब दर्द होता है तो हम ध्यान देते हैं, पर कहीं ना कहीं आजकल मेंटल हेल्थ का दर्द फिजिकल दर्द से ज्यादा है। मैं कल कहीं था, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, मेरठ मेडिकल कॉलेज में 8 केसेस एकदम से आए हृदय की गति रुकने के, और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने हाई अलर्ट जारी किया है मेरठ के अंदर, और ये मेरठ नहीं, कहीं ना कहीं इस समय पूरे भारत का यही हाल है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें उस पर काम करना चाहिए। हमें एक नया पाठ शुरू करना चाहिए, जैसे अभी ज्ञान प्रकाश सर ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग संयम, प्यार, एकता, संभावना जैसे शब्द भूल चुके हैं। हमें यह एहसास कराना है। हो सकता है मेरी भाषा अलग हो, रंग अलग हो, जात अलग हो, परिवार अलग हो, धर्म अलग हो, परंतु कहीं ना कहीं हम एक हैं, और हम एक बड़ा परिवार हैं, और हमें इसे एक बड़े परिवार की तरह ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू, एसपी को लेकर तमाम शिकायतें, इससे पहले बरेली में मेरा इनसे सामना हुआ था। रोहित सिंह सजवाल, अगर मैं सही कह रहा हूं तो वो बरेली में भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, और वहाँ पर भी उनकी कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब मेरठ में आए हैं तो मेरठ में भी जब से वो आए हैं तब से कुछ नई चीज़ें बिल्कुल आ रही है। डेली एक नई खबर होती है मेरठ में कि एसपी साहब, एसएसपी साहब, या जिस पोस्ट पर भी वो हैं, उस तरीके से वो यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आहत कर रही है वहाँ की पुलिसिंग को और वहाँ के लोगों को। राजू, बिल्कुल देखिए विशाल, हाँ विशाल, बिल्कुल देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित सिंह साजवान अब से पहले बरेली के एसएसपी थे, और फिर उनकी पोस्टिंग मेरठ हो गई थी। यहाँ से अब से पहले जो एसएसपी थे प्रभाकर चौधरी, बड़ा नाम उनका हुआ करता था। पुलिस के जो कर्मचारी है, चाहे इंस्पेक्टर की बात हो, दरोगा की हो, या कांस्टेबल की बात हो, उनका एक जो
भय था, खौफ था, वो पुलिस कर्मियों में था कि आखिर अगर हमने काम नहीं किया तो जो कप्तान साहब है वो हमें सस्पेंड कर देंगे, या अगर हमने कहीं से रिश्वत ले ली किसी अपराधी से, किसी पीड़ित से, तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, जेल तक भेज दिया जाएगा। ऐसे कई मामले मेरठ में सामने आए हैं जिसमें प्रभाकर चौधरी जो एसएसपी थे उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को जेल तक भेज दिया। एक साथ 75 के 75 जो कांस्टेबल थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जो जी। भ्रष्टाचार में लिप्त बताए गए थे। तो कहीं ना कहीं जब कप्तान हम कहेंगे, जब मुखिया जो जिले का मुखिया होता है उसकी अहम भूमिका होती है क्राइम कंट्रोल करने में, पुलिसिंग कंट्रोल करने में, और सामाजिक जो तमाम संस्थाएं हैं उन्हें अपने साथ जोड़कर रखने में। उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, कैसे वो क्राइम कंट्रोल करना चाहते हैं, कैसे जो पुलिसिंग है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिले का कप्तान होता है उसकी बड़ी भूमिका नजर आती है, और जो प्रभाकर चौधरी थे उस भूमिका पर कहीं ना कहीं खरे उतरे थे। और रोहित सिंह साजवान, एक वजह ये भी है क्योंकि बताया गया है कि रोहित सिंह साजवान अब से पहले साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो अब फिर आईपीएस अधिकारी बन गए, पुलिसिंग में आ गए, और पुलिसिंग एक बड़ी टेढ़ी हीर है, इसको समझ पाना मैं समझता हूँ बड़ा टेढ़ा है, जल्दी से कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो कहीं ना कहीं मेरठ के जो एसएसपी है और मेरठ एक ऐसी जगह भी है जहां पर आपको बिल्कुल समझ के ही सारी चीजें करनी है। हाँ, क्रांति धरा है मेरठ, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो कहीं ना कहीं क्रांति धरा पर मेरठ के एसएसपी फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, चाहे हत्याओं की बात हो, लूट चोरी डकैती और की ये बात क्राइम उनके हो, कैरियर के लिए भी नहीं कि मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि एक आईपीएस हैं, एक साइंटिस्ट हैं, बहुत आदरपूर्वक उनकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जिले में चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। मैं रुक करूंगा कुलदीप पंडित आपका। अर्पित विजयवर्गीय मुझे लगता है एसपी है वहाँ पर, आपके यहाँ पर कुलदीप। जी जी बिल्कुल विशाल, अर्पित विजयवर्गीय है। और इससे पहले नीरज कुमार जाधवन यहाँ जी। पर एसएसपी रहे हैं, और उनके समय में मतलब इस तरह था कि अपराध को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि अगर कप्तान अरे चाहे कम तो से कम वह पूरी नीरज जी कानून रात को में दुरुस्त गश्त तो कर सकता करते है। थे, नीरज जी रात में गश्त करते थे, थानों में जाते थे, रजिस्टर चेक करते थे, जीडी चेक किया करते थे। अर्पित विजयवर्गीय जी तो अलग ही धुन में रहते हैं, मुझे लगता है ऐसा, जो खबरें मेरे पास हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से ये ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं बागपत में। और इससे पहले जो नीरज कुमार जाधवन की जिस तरह बात कर रहा था, तो रात को ही निकलते थे, यदि पुलिस की भी उन्हें लापरवाही नजर आती थी तो पुलिस के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होती थी, तुरंत रजिस्टर में उसका नाम एंट्री कर दी जाती थी, और सुबह तक उसका ट्रांसफर या फिर लाइन हाजिर या फिर कहीं ना कहीं उसको भेज दिया जाता था। तो ये पुलिस के अंदर भी एक डर था कि नहीं, हमारे जो कप्तान है वो रात को किसी भी समय आ सकते हैं, तो वह अपराधियों को लेकर या अपराध को लेकर पूरी तरीके से सजग थे। लेकिन आज का जो चल रहा है, आज का जो माहौल बना हुआ है, आज बिल्कुल मतलब अपराध पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। अभी पुलिस ने वीसी में 5 अपराधियों को, जिसने तारों की चोरी की थी, तारों को चोरी करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय जनपद के ये चोर गिरोह था, और इन्होंने 7 जगह चोरी की थी। लेकिन अगले ही दिन जिस समय खुलासा हुआ, उसके अगले ही दिन लगभग 14 से 15 जगह चोरों ने चोरी की फिर वारदात को अंजाम दिया और एक चुनौती दे दी। लेकिन हालांकि कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था अगर की हम बात करते हैं बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल जीरो है, और कहीं पर भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर पुलिस चाहे तो अपराध पर कंट्रोल किया जा सकता है। जी विशाल, और हो भी सकता है अगर पुलिस सच में चाह ले। देखिए पुराने एसएसपी जो आपके थे वो रात में डायरी लेके चला करते थे, एक नोट पैड, वहाँ वो उस थाने का नाम लिख लिया, उस चौकी इंचार्ज का नाम लिख लिया। रात में चेकिंग लगने लगी थी बागपत में, और उस चेकिंग से ये फ़ायदा मिलता था कि सुबह तक आपको कोई रोड एक्सीडेंट नहीं मिलते थे, सुबह तक आपको अवैध खनन की जो खबरें थी वो रुक जाती थी, रात में चेन स्नैचिंग रुक गई थी, लोग कम से कम, और ये हर जगह था। इससे पहले मेरठ के एसएसपी हुआ करते थे तो वो भी इसी तरह काम करते थे। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है या तो वो अधिकारी, जो उनके नीचे के अधिकारी, वो उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो उनको गलत रिपोर्ट देते हैं। कुलदीप जी बिल्कुल विशाल, इस तरह के सामने मतलब देखी जा रही है कि घटनाएं इस तरह की हुई है कि ऊपर अधिकारियों तक सूचना ही नहीं है। जिस तरह से अपराध होता है उसको जो पुलिस के जो छोटे अधिकारी है वो वहीं के वहीं जो है उसको सुलझाने में लग जाते हैं, उसका फैसला कराने में लग जाते हैं, उसका समझौता कराने में लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि अगर अपराध हुआ है तो अपराध के तरीके से उसे देखा जाए, अपराध के तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हो और अपराध की दृष्टि में ही उसको रखा जाए। लेकिन जो छोटे अधिकारी वह ये नहीं चाहते कि हमारे बड़े अधिकारी तक इसकी जानकारी हो, इस तरह के अपराध उनके सामने पहुंचे, और जिससे कि उनको डांट खानी पड़े। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी दिखाई देता है। नहीं, अब लेकिन विशाल, तो एक डर बड़ी भी बात- नहीं है। जी जी जी, अपनी बात को कंप्लीट करें।
सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध पर कंट्रोल करना एक बहुत अभी टेढ़ी खीर नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लगातार चोरी घटनाएं हो रही हैं। वो ये काफी तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और कंट्रोल होगा तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव भी आएगा, बदलाव लाने के बाद ही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जी विशाल। जी बिल्कुल, मैं जल्दी से राजू से सवाल लूँगा। राजू, किस तरीके से देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है इसको लेकर जनता वहाँ की क्या सोच रही है? जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ विशाल, देखिए जनता तो परेशान है। जब मर्डर होगी, खुलेआम लूटपाट के वारदात होगी, चोरी होगी, चैन स्नैचिंग होगी, तो जनता तो परेशान होगी, क्योंकि मेरठ के जो कप्तान है वो कहीं ना कहीं फिट साबित नहीं हो रहे हैं पुलिसिंग के लिए। अधिकारियों को दिशा निर्देश बेशक जारी करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत जाननी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वो नदारद नजर आते हैं। और जब तक अधिकारी जमीन पर नहीं आते, निरीक्षण नहीं करते, औचक निरीक्षण तब तक नहीं होते, तब तक जो निचले स्तर के जो इंस्पेक्टर हम कहे, सीओ कहे, तो उन पर लगाम लग पाना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस को पता है कि कप्तान साहब हमारे कुछ ज्यादा सीरियस चीजों को नहीं लेते हैं, बड़े ट्रांसफर जो होते हैं वो नहीं करते हैं, सस्पेंड की जो कार्रवाई होती है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए कहीं खुली छूट हम इसे कह सकते हैं कि जो निचले स्तर के अधिकारी है उन्हें छूट मिली हुई है, इसलिए जो लगातार क्राइम का ग्राफ है वो मेरठ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका, कुलदीप आपका, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, परमीत जॉनसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवा शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप पंडित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और इस बार पुलिसिंग को लेकर आम व्यक्ति में भी शिकायत है, सामाजिक संगठनों में शिकायत है, तो उसको कैसे जो लोकल के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उस तरीके से अपनी बात को अमल पे नहीं ला पा रहे हैं, जिस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।